नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में 21 जुलाई से खाली हुआ उपराष्ट्रपति का पद आज फिर भर गया है। 21 जुलाई स्पेशली मेंशन कर रहा हूं। सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति मुर्मू ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर खास बात यह रही कि करीब पौने 2 महीने के बाद जगदीप धनखड़ भी सार्वजनिक तौर पर नजर आए। यानी 21 जुलाई जो मैं शुरुआत में कह रहा था, वही 21 जुलाई। आपको याद होगा कि 21 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत में धनखड़ साहब राज्यसभा में मौजूद थे। पहले दिन देर शाम उनके इस्तीफे की खबर आई और उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं आई कि वो कहां हैं, किस हाल में हैं। सब खोज रहे थे, टॉर्च जला के, लाइट ऑन करके, जिसके पास जो था हर तरह से खोज रहे थे कि कहीं तो मिल जाए धनखड़ साहब। नहीं मिल पा रहे थे, सार्वजनिक तौर पे वो मौजूद दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आज सीधे सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में धनखड़ दिख तो गए, लेकिन उनसे जुड़े सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। वैसे भी बहुत सारे सवालों के जवाब आने हैं। जैसे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि अब तक पीएम मोदी मणिपुर जाने से क्यों बचते रहे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन क्या अब तक बहुत देर नहीं हो चुकी है? मणिपुर के नाम पे आपको याद होगा 2023 यानी ये 2025 में हम लगभग 9 महीना गुजर चुका है 2025 का। आज 12 तारीख है 9वें महीने का, और 12 तारीख से पहले 2023 की तरफ अगर बढ़ें तो मई 2023 में जख्मी मणिपुर राज्य अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे तो शायद हालात संभालने के लिए कोई फैसले लें। लेकिन जाना तो दूर, मणिपुर का नाम लेने से भी नरेंद्र मोदी बचते रहे, कतराते रहे। अब जा रहे हैं तो राहुल गांधी ने कहा है कि अच्छा है कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस समय मुद्दे दूसरे भी हैं। राहुल गांधी यहां दूसरे मुद्दे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लिए पूरा का पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को बार बार कह रहा था कि आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर का म क्यों नहीं आप बोल रहे हैं। और आप याद कीजिए कि मणिपुर के मसले पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक आया था, और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात तो बाद की दूर की बात, लेकिन इस पर आखिर जब चर्चा हुई तो कैसे चर्चा हुई, यह सब भी आपने देखा है। यानी संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर के बारे में बातें होती रही। नरेंद्र मोदी नहीं गए, अब कल जा रहे हैं मणिपुर। आखिर क्यों जा रहे हैं? लेकिन मुद्दे और भी हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं, सुनिए। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वोट चोरी हुई? आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक मुद्दे को पकड़ते हैं तो बिल्कुल उसी पे चलते हैं। अब राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उनके दूसरे साथी वो राहुल गांधी को ही भटकाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे अभी भटका रहे हैं। उस पर भी हम आज चर्चा के दौरान आएंगे कि राहुल गांधी की पार्टी के ही उनके दूसरे साथी राहुल गांधी को ही डिरेल करने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं, इस पे आएंगे। लेकिन आप यहां देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं जिस पे चर्चा जब हम कर रहे हैं तो बात 1-2 लाइन में बात करनी चाहिए। एक बात तो मैं ये इसकी करना चाहूंगा, ये लाल किताब जो है ये देश का संविधान है, और देश के संविधान को लेकर राहुल गांधी लगातार 2023, 2024 और फाइनली आज तक इस पर बात करते आए हैं। यही किताब लेकर बात करते आए हैं, यही संविधान की बात करते आए हैं, और इससे वो नहीं भटके। फायदा क्या हुआ आपने देख लिया। 240 पर वोट चोरी के बाद भी 240 पर भाजपा सिमट गई। अगर वोट चोरी नहीं करती तो भाजपा कहां रहती? वो राहुल गांधी जैसा कह रहे थे कि 150 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, तो वैसे ही शायद होता और शायद नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट वाराणसी से हार जाते। लेकिन राहुल गांधी यहां नहीं भटके। उन्होंने जो मुद्दा ओबीसी का उठाया, वो मुद्दा भी लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे इसका मुद्दा हो, संविधान नहीं बदलने देंगे का मुद्दा हो,
ये सारे मुद्दे, और अब राहुल गांधी ने पकड़ लिया है वोट चोर गद्दी छोड़। जो अभी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, हम लोग लगातार कह रहे थे कि आप मणिपुर जाइए, आप मणिपुर जाइए, नहीं गए, लेकिन अब जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाइए, मगर मुद्दा जो है वो वोट चोरी का है। राहुल अपने वोट चोरी के मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। अभी रायबरेली में पत्रकारों के बीच उन्होंने वोट चोरी की बात कही। अब गुजरात में भी, आज चूंकि गुजरात में राहुल गांधी थे, गुजरात में भी राहुल गांधी ने यही बात कही है। इधर इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। आज उधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोरी, वोट चोरी की जगह वोट डकैती शब्द का इस्तेमाल किया है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चला तो पड़ोसी देशों जैसे हालात बनेंगे। आइए जरा सुनिए अखिलेश यादव को। ये बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम, एसपी, कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए। 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में, सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिरोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बहुत फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से में खुल जाती। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। तो सुन रहे थे आप, इसी तरह की अगर डकैती होती रही तो आसपास के पड़ोसी देशों में, पड़ोसी मुल्कों में जो हो रहा है वही हमारे देश में भी हो, यहां की जनता भी सड़कों पर दिखाई दे। और ये वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती हो रही है, ये बात कह रहे थे यहां अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और उधर बिहार चले तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब बिहार के बाकी जिलों की यात्रा निकालने जा रहे हैं और बीजेपी पर उनके तीखे हमले जारी हैं। आज अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और उसके उप मुख्यमंत्री पर कड़ी टिप्पणी की है। आइए जरा सुन लीजिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सरकार तो पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए और भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई है। लगातार जो है भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक चले गए, लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से घटिया सोच, घटिया सोच है, हत्या हुई है सर। और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे हैं कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है।
तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव 16 तारीख से वोटर बिहार अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और फिर एक बार वहां पर इनकी यात्रा में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी आपको दिखाई दें। तो जाहिर है कि बीजेपी अपनी टिप्पणियों पर घिरती जा रही है, चाहे राज्य सरकारों का मामला हो दोस्तों, या संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता का मामला हो, या अदालती फैसले हो। हर जगह सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा मोदी शासन में ही क्यों हो रहा है। जैसे आज ही आप देखिए, उमर खालिद सहित 4 दिल्ली दंगे में जो आरोपी हैं, 4 आरोपियों ने, उमर खालिद और उनके साथी शर्जील इमाम ने, इन सब ने आज याचिका लगाई थी, बेल पिटीशन, लेकिन यानी जमानत याचिका, उस पर आज सुनवाई होनी थी। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए समय भी दे दिया गया था। समय देने के बावजूद अगली तारीख जो है वो दे दी गई, और एक बार फिर उमर खालिद पर कोई फैसला नहीं हो सका। अगली तारीख अब आज ही के दिन, अगले यानी 17 तारीख को, 17, हाँ आज 12 है, 19 तारीख को, आज से 7 दिन बाद 19 तारीख को फिर से तारीख दे दी गई। आश्चर्य है कि एक व्यक्ति पिछले 5 सालों से बिना सुनवाई या जमानत के जेल में कैद है, यानी बिना अपराध साबित हुए सजा काट रहा है, और इस पर सरकार जरा भी विचलित नहीं दिख रही है कि उसके एक नागरिक पर यह अन्याय क्यों हो रहा है। एक नहीं बल्कि 10-10 हैं। यह अन्याय क्यों हो रहा है? क्या मोदी सरकार नागरिक अधिकारों के हनन पर, लोकतंत्र को कुचलने पर और मनमानी करने के लिए याद रखी जाएगी? क्या विपक्ष के आगे सरेंडर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आज इन सब पे चर्चा करेंगे। विपक्ष ने कैसे झुका दिया है, एक तरफ झुका दिया है, दूसरी तरफ मनमानी पर उतारू हैं, और अगर मनमानी ऐसे बढ़ती रही तो विपक्ष आखिर क्यों कह रहा है कि पड़ोसी मुल्कों जैसे हालात हो जाएंगे? और न सिर्फ विपक्ष कह रहा है, अब तो दबी जुबान में, और कुछ लोग तो खुल के। कल ही आपने देखा पन्नालाल शाक्य मध्य प्रदेश के गुना से विधायक हैं, मध्य प्रदेश गुना से विधायक हैं पन्नालाल शाक्य। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में के जो युवा हैं वो भी कल को हथियार उठा सकते हैं, और ऐसे हालात हो सकते हैं जैसे हालात नेपाल के हो गए, जैसे हालात उससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में हम देख रहे हैं। क्या ये सब युवाओं में एक गुस्सा भरा जा रहा है? क्या विपक्ष जो है वो बार बार जो चेतावनी दे रहा है उसके सामने नरेंद्र मोदी झुक रहे हैं? एक तरफ झुकते हुए दिखाई भी देते हैं। मणिपुर जा रहे हैं 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 नहीं बल्कि 2.5 साल बाद। 3 मई या 2 मई की घटना है ये, अप्रैल मई की बात है, और आप देखिए 2023 की बात कह रहा हूं, और ये देखिए ये महीना जो है ये सितंबर, 12 सितंबर 2025 में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 13 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, और मणिपुर जाने से पहले बीजेपी के 23 सदस्यों, माफी चाहता हूं 43 सदस्यों ने अपने पार्टी छोड़ दी है, भाजपा छोड़ दी है। विरोध चल रहा है बहुत भयंकर, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। एक और भी वीडियो आया है, एक वीडियो है जो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की माताजी और नरेंद्र मोदी का एआई के जरिए सपना देखते हुए नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी उनको समझाइश देते हुए, समझाते हुए नजर आ रही हैं। उस वीडियो को आप चाहेंगे तो दिखा दूंगा मैं, लेकिन क्या ये वीडियो सही है ये भी सोचिएगा, वो भी ले आएंगे, दिखा देंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है इस चर्चा में। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आज वरिष्ठ लोगों की टोली हमारे साथ, देख लीजिए, सारे वरिष्ठ लोग रोज रहते हैं, आज और भी वरिष्ठ हैं। शकील जी, प्रशांत जी, सुनील जी, हमारे वरिष्ठ साथी पंकज चतुर्वेदी जी, और अमलेंदु जी तो एवरग्रीन है, आलू खाना भी पसंद करते हैं और हैं भी उसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों साथियों का, और आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और अपने कमेंट लिखते रहिए आप लोग, अगर कोई बात पसंद ना आए तो जरूर लिखिएगा। कमेंट तो पढ़ता ही हूं, अभी या बाद में जरूर। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले, बहुत कुछ आप रखते हैं अंदर खाने से निकाल के, इसलिए आपको स्पेशली चाहता हूं कि ओपनिंग करें आप, ओपनिंग बैट्समैन की तरह। क्यों जा रहे हैं नरेंद्र मोदी उधर, और इधर ये गुजरात क्यों बार बार जा रही है? कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं वो क्यों जा रहे हैं? देखिए,
देखिए, नरेंद्र मोदी जो है हमेशा मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है, और जब वोट चोरी मुद्दा है, पूरे देश में वो गूंज रहा है, तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब जो है मणिपुर सीन में आ जाए, कि मणिपुर प्रधानमंत्री के जाने के बाद किस तरह संभलने की कोशिश कर रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में सरकार क्या कर रही है। ये उनकी बहुत पुरानी टैक्टिस है, लेकिन अब ये चलने वाली नहीं है। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा और आपने बताया कि बहुत सारे लोग भी दबी जबान से कह रहे हैं, नेपाल का जो घटनाक्रम है वो बहुत गंभीर है। बांग्लादेश में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, लेकिन नेपाल के साथ हमारी जितनी समानता है दक्षिण एशिया में किसी देश के साथ नहीं है। वहां जाने के लिए न पासपोर्ट लगता है, न वीजा लगता है। वहां के लोग यहां नौकरी करते हैं, यहां के लोग वहां जाके बिजनेस करते हैं, और वहां पे जो कुछ हुआ उसका जो मूल तत्व है, जो सार है, वो क्या है, जिसे जनरेशन जेड कह रहे हैं, युवावस्था, यूथ एज, जो 18-19 से लेकर 28 साल तक होती है, बहुत छोटी एज होती है वो, और जॉब नाम की चीज नहीं है। एक उमंग की उम्र होती है, एक हैप्पीनेस फार्मूला होता है। उस फार्मूले में बताया जाता है कि 20 साल के आसपास आदमी की जिंदगी का सबसे उत्साह का माहौल होता है, लेकिन आज युवा में न नेपाल में है न भारत में है वो उत्साह, वो उमंग है ही नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, और इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारा देश भारत अहिंसा का देश है, गांधी का देश है, और हम लोग हमेशा ये बात करते रहे हैं, और ये लोग गांधी के खिलाफ बोलते रहे हैं, गोडसे के पक्ष में बोलते रहे हैं। हम लोग आज भी कहते हैं कि इस देश में कोई आंदोलन हो, अहिंसक होना चाहिए। ये उस अहिंसक आंदोलन को भी बोलते हैं आंदोलन जीवी लोग हैं, खान मार्केट गैंग के लोग हैं, ये शहरी नक्सल है, ये एक अहिंसक आंदोलन भी नहीं होने देना चाहते। ये बहुत गंभीर स्थिति है। देखिए, इस देश में 2 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, बहुत शांतिपूर्वक। इंदिरा गांधी ने 77 में चुपचाप सत्ता सौंप दी, और उससे पहले एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाया। 89 में राजीव गांधी ने भी ऐसे ही किया। आज जो है सबसे बड़ा संकट क्या है, युवा को भरोसा नहीं है कि क्या चुनाव निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र होगा। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, पूरा देश यही कह रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, युवा कभी इस तरह से आंदोलन नहीं करेगा। परिवर्तन बुरी बात नहीं है, परिवर्तन चाहना, परिवर्तन होता है, अच्छी बात है, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, और वो होगा चुनाव के माध्यम से। लेकिन चुनाव कैसे हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, उस पर शक नहीं हो, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, और ये काम चुनाव आयोग का है, सरकार का है, और सुप्रीम कोर्ट का है। इनको ये चीज देखना चाहिए कि चुनाव आयोग पे लोगों का विश्वास ना उठ जाए। तो इसलिए आप जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी क्यों गए, ये जो इतना बड़ा मुद्दा है इसको डाइवर्ट करने के लिए। क्या आप लोग कहते थे मणिपुर मणिपुर, लो मैं मणिपुर में हो आया, अब मणिपुर में ये हो रहा है, अब मैं ये हो रहा है। सरकार हेडलाइन बनाने में माहिर है, नई नई हेडलाइन बन जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या? उससे जो है एक इशू दूसरे पे चला जाएगा। पहलगाम ये लोग भूल गए, अमेरिका का टैरिफ जो है जिसके मारे पूरा देश परेशान है, खासतौर से छोटे छोटे उद्योग परेशान है, वो भुला दिया इन्होंने। लेकिन इससे जो है, जो नेपाल का सवाल है और नेपाल के सवाल की हमें जितनी चिंता करना चाहिए वो हम भुला नहीं सकते, हमें उसको याद रखना चाहिए, और हमेशा ये बात कहना चाहिए कि ये देश गांधी का देश है, इसको गोडसे की तरफ मत लाओ। जो आपने आंदोलन जीवी कहा था शब्द, उसको वापस लो आप। जो आपने अर्बन नक्सल कहा था उसको आप वापस लो। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग आज सत्ता में आए हो, उन्हीं आंदोलनों की वजह से आए हो, और वो भी नकली आंदोलन, अन्ना हजारे का नकली आंदोलन। तो इसलिए जो है राहुल गांधी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी तो 2 बार जाने वाले हैं। एक बार तो जब उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू करी थी, आप भी वहां पे थे, उससे पहले राहुल गांधी वहां पे गए, और राहुल गांधी के जाने के बाद ही देश और दुनिया को मालूम पड़ा कि वहां स्थिति क्या है। उन्होंने ही कहा कि जब मैं एक ग्रुप के पास जा रहा हूं तो उसने कहा दूसरा ग्रुप नहीं आना चाहिए, दूसरे के पास जा रहा हूं तो उसने कहा वो नहीं आना चाहिए। सरकारी अधिकारियों में, मंत्रियों में, इन लोगों में भेदभाव हो गया था।
और आज भी है वही। आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? आप उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो आज जो स्थिति है, राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं, मणिपुर जाएं, बहुत जरूरी है, लेकिन वोट चोरी का जवाब दें। और जिसको अब अखिलेश वोट डकैती कह रहे हैं, डकैती सही है, क्योंकि यूपी में जो कुंदरू उपचुनाव था जिसका वो जिक्र बार बार करते हैं, वहां बंदूकें निकाली गई, पिस्तौल निकाली गई है वहां पे, उसके दम पे वोट दिलाए गए हैं और उसकी दम पे वोट रोके गए हैं कि तुम वोट देने नहीं जाओगे और तुम जाके 10-10 वोट डालोगे। देश वाकई एक बहुत गंभीर स्थिति पे खड़ा हुआ है। नेपाल की जो घटनाक्रम है वो कोई सामान्य नहीं है। भारत उससे बच सकता है, हमेशा बचा है। कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए भारत में, लेकिन क्यों वो हिंसा नहीं फैली? इसलिए कि सबको मालूम था कि चुनाव के जरिए हम परिवर्तन कर देंगे। हो गया, 77 में हो गया, 89 में हो गया, 2014 में भी हो गया परिवर्तन। संभाल ली सत्ता उन्होंने दे दी सत्ता, कुछ नहीं हुआ। क्या आज कोई कह सकता है कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ईमानदारी से कह सकता है? राहुल गांधी ने क्या कहा था? लास्ट बात कह रहे हैं बस। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अमित शाह जी कहते हैं 40-50 साल तक हम सत्ता में बने रहेंगे। कल मैं चौंका, मैं हैरान हुआ। बिहार में ही कहा था, अपनी यात्रा में कहा था कि ऐसा कैसे कह सकता है कोई। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि वोट चोरी के जरिए रह सकता है। 40 साल 50 साल वोट चोरी करेगा, अनंत काल तक रह सकता है। तो चुनाव की विश्वसनीयता खत्म नहीं होना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि चुनाव की विश्वसनीयता। एक तरफ जब मुद्दों की बात हो रही है, जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए, मुद्दों की बात हो रही है तो उन मुद्दों से कैसे भटकाया जाता है, ये नरेंद्र मोदी से कोई सीखे। पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की अलग है, और उस पॉलिटिक्स में जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। इस पॉलिटिक्स को देखिए तो अब आप 2 साल बाद मणिपुर जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं, यह सवाल तो उठता है ना। यह सवाल उठेगा कि जिस समय वहां आग लगी थी उस समय तो आपने फायर ब्रिगेड को नहीं भेजा, और अब आप भेज रहे हैं। आग अभी भी है अंदर दबी हुई। चूड़ाचांदपुर जा रहे हैं, अभी भी वो कैंप है जहां पे आज भी, सही कह रहे थे शकील जी, वहीं से शुरुआत हुई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उसके शुरुआत में हम लोग थे, मैं 4 दिन वहां पर्सनली था, और वो पूरा एरिया मणिपुर, नागालैंड, फिर उसके बाद दोबारा मैं मणिपुर आया, चूड़ाचांदपुर, और 2-2 कैंप इनके जो थे उस कैंप में गया, सब कुछ देखा हूं। तो इसलिए उस वहां की भयावह स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वहां कुकी और मैतेई 2 अलग अलग समुदाय जो हैं इस ढंग से हो गए हैं, 2 अलग अलग राज्य में बट गए हैं। वो अपना अपना क्षेत्र है। आज भी बसों में चेक किया जाता है, कुकी क्षेत्र में कोई मैतेई ना पहुंच गया हो, मैतेई क्षेत्र में कोई कुकी ना पहुंच गया हो। लेकिन यहां पे उतना विस्तार से अंदर में नहीं जाना चाहता हूं। बात यहां बहुत ऊपर लेवल की जो है वो करने की जरूरत है। आप देखिए, आज उमर खालिद की सुनवाई होनी थी, शर्जिल इमाम, उमर खालिद और उनके अलावा 2 और थे। 4 लोगों की सुनवाई होनी थी। जज साहब, दोनों जजों की बेंच आती है, बैठती है, कहते हैं कि हमारे पास सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो रात को 2:30 बजे मिली है, सुनवाई आज हम नहीं कर सकते, 19 तारीख को करेंगे। उठ के चले गए। 2 वरिष्ठ वकील थे, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये इस देश में हो रहा है तब जबकि क्या कहा जाता है, बेल क्या है, जमानत क्या है, आप जान रहे हैं, कहा गया है अंडरलाइन करके। उसके बाद अब दूसरी चीज देखिए, मणिपुर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राहुल गांधी गए रायबरेली में, वहां एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री साहब कैसे राहुल गांधी से लड़ रहे हैं। जो पहले दिनेश प्रताप सिंह साहब की बात कर रहा हूं, जो पहले राहुल गांधी की पार्टी में ही थे, यहीं से गए हैं। जिस ढंग से राहुल गांधी के साथ वो बिहेव कर रहे हैं वो सबने देखा है, सोशल मीडिया पे वो विजुअल पे वो बाइट भी तैर रही हैं। तो देश में और इन सब के बीच अखिलेश यादव का बयान जो कह रहे हैं कि हमारे देश में भी उबाल है, और अखिलेश यादव तो विपक्ष का नेता है, छोड़ दीजिए अखिलेश यादव की बात, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता अगर ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? पन्नालाल शाक्य की बात मैंने कह दी, क्यों कह रहे हैं? इसलिए इन सारे तार को प्रशांत जी जरा जोड़िए, क्या निकल के आता है? देखिए,
पन्ना लाल की बात जाने दीजिए। देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी कोर्ट में कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर होता हम नहीं देख सकते, और जिस संवैधानिक संस्था को वो हेड कर रहे हैं उसकी स्थिति अभी आपने बयान कर दी। अब आप इसको जरा देखिए कि चंद्रचूड़ साहब कहते हैं बाहर निकल के, जब रिटायर होने के बाद, उमर खालिद के सवाल पर कि साहब उमर खालिद के वकील बार बार तारीखें ले रहे थे। आज तारीख किसने ली है? जरा इसके तथ्यों को हम लोग जरा समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, उनकी रजिस्ट्री में क्या चल रहा है। हाई कोर्ट से बेल निरस्त होने के बाद इन चारों ने, उमर खालिद, गुलफिशा, शर्जील इमाम और मीरान हैदर, ये 4 अपील 2 तारीख को चली गई, 2 सितंबर को। सुनवाई आज होनी थी, 11 दिन बाद। क्या कहा गया कोर्ट की हियरिंग के दौरान कि फाइल नहीं मिली हमको, तो 11 दिन में फाइल नहीं बन पाई। 11 दिन पहले जो अपील जारी जो है दायर हो गई, वो रात के 2:15 बजे क्यों, 2:30 बजे क्यों लिस्ट होती है? ये कोई साजिश चल रही है, कोर्ट के जजों के खिलाफ साजिश चल रही है, कोर्ट की रजिस्ट्री चल रही है। कोर्ट की रजिस्ट्री का हम लोग हाल पहले देख चुके हैं। कोर्ट की रजिस्ट्री के विरोध में 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाहर निकल के, पहली बार इतिहास में। तो जुडिशरी, चुनाव आयोग, सरकार, संसद, इन सब के प्रति अगर रवैया यही होगा तो हम बहुत दूर नहीं कि किसी जो है वो असंतोष जो है देश की जनता में फैल जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेफ्टी वॉल्व के काम करता है। हम लोग 2-3 दिन से प्रेशर कुकर थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं जी। और इस देश में राजीव जी, इस वक्त अगर कोई लोकतांत्रिक संस्था काम कर रही है, जो उसका दायित्व है, वो विपक्ष है, राजनीतिक विपक्ष। राजनीतिक विपक्ष की वजह से उम्मीदें जगी हुई हैं लोगों के अंदर कि हाँ भाई ये लोग बोल तो रहे हैं, वरना मीडिया, गोदी मीडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। 5 साल से बगैर ट्रायल के अगर इतने लोग हैं और जब भी बेल आती है तब ये कोई ना कोई बहाना होता है, कोई जज सुनने को मना कर देता है, कोई जज कहता है कि हमारी दूसरी जगह हियरिंग है। आज वो कह रहे हैं कि रात के 2 बजे के बाद हमको लिस्ट हुआ, फाइल नहीं बनी। तो ये तो कार्यकुशलता का मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसकी जांच करें कि 2 तारीख को जो अपील फाइल हो गई उसकी फाइल क्यों नहीं बनी 11 दिन में, 12 दिन में। तो गंभीर सिचुएशन है। और उसके ऊपर और नरेंद्र मोदी जी का जो एक छत्र शासन है, केंद्रीकृत शासन, उससे अब आरएसएस भी परेशान है। लेकिन आप देखिए कल जब जा रहे हैं तो मणिपुर के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है। जो कुकी समुदाय के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो छात्र के संगठन है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनका डांस का प्रोग्राम है, हम आंखों में आंसू भर के डांस नहीं कर सकते। एक भव्य समारोह की तैयारी हो रही है वहां जी। ये भव्य समारोह का मौका है जहां वायलेंस हुई है, जहां पे औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, उनके बलात्कार और हत्याएं हुई हैं और एक समुदाय के लोगों का जेनोसाइड हुआ है। वहां पे अगर आप जा रहे हैं और राहत कैंप में नहीं जा रहे हैं, कुछ परिवारों से मिल रहा है लेकिन राहत कैंप में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे विश्वास होगा? ना मैतेई ग्रुप को विश्वास है, ना कुकी ग्रुप को विश्वास है। तो प्रधानमंत्री कौन से ब्रिज वहां पे स्थापित करेंगे? 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आप अनाउंस कर देंगे, किसके लिए? जब वहां पे सामाजिक दूरियां इतनी बनी हुई हैं, आप खुद देख कर आए हैं
और जो राहुल गांधी ने वहां कहा था, जो आपने देखा था, क्या मणिपुर की स्थिति आज वहां से फर्क है? नहीं है, नहीं है। बीच बीच में हिंसा होती है, हिंसा भड़क उठती है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री को पहली बात की बहुत तुरंत जाना चाहिए था, नहीं गए, 2.5 साल बाद जा रहे हैं। संसद में जब बयान देना था तब आप देखिए कि अपोजिशन ने वॉकआउट किया, तब बयान हुआ, वो भी छत्तीसगढ़ से जोड़कर बयान दिया जी। अब मणिपुर क्यों जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है राजीव जी। मणिपुर के सवाल पर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था सर्वसम्मति से। अमेरिका के भारत में राजदूत मणिपुर मामले पे बोल चुके, आलोचना कर चुके जी। सरकार, उनको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर चुके। तो पश्चिम के देशों में मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है। क्या हम इस बात को समझें कि जो अमेरिका से संबंध खराब है उसको रिपेयर करने के या उसके कुछ आग बुझाने के किसी प्रयास की वजह से मणिपुर जाना मजबूरी हो गया है? ये सवाल तमाम मीडिया नहीं लिख रहा है, लेकिन ये भी सवाल हैं। मणिपुर जाने के पीछे जो कारण है वो ये भी है कि पश्चिम के देशों को किसी तरीके से पैसिफाई करना है कि हाँ भाई हम हो जाए, और विदेशी अखबारों में, विदेशी मीडिया में वो बात आ जाए। ये हेडलाइन मैनेजमेंट पश्चिम के मीडिया के लिए हो रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पश्चिम के मीडिया के साथ साथ हिंदुस्तान में वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है, इसको भी दबाने के लिए नहीं हो रहा है क्या? ये भी बड़ा सवाल है। जरा सुनील शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि एक जैसे संविधान को बचाने के लिए जो यात्राएं निकाली गई, जो पूरा कैंपेन चला लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद जो 4 राज्यों के चुनाव हुए वहां भी, लेकिन उसके बाद एक नया लेकिन काफी भारी भरकम कह सकते हैं, काफी हैवीवेट, इसलिए क्योंकि इसके लिए राहुल गांधी एक एटम बम फोड़ चुके हैं और हाइड्रोजन बम के बारे में बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 तारीख को फोड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जन जन का नारा क्या बन चुका है, और अगर बन चुका है तो क्या इससे ध्यान भटकाने के लिए अब एन के एन प्रकारण, चाहे मणिपुर जाना हो, चाहे मोतिहारी जाना हो, कहीं भी जाएंगे नरेंद्र मोदी? तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो जन जन का नारा नहीं बन गया। अभी तो देश के बाहर नेपाल में भी नारा लगने लगा, अन्य जगहों पे ये नारा फैल गया, और यह नारा केवल गिनती के लोग नहीं लगा रहे हैं, सड़क पर निकल करके प्रत्येक नागरिक लगा रहा है, अधिकांश लोग लगा रहे हैं। इसलिए भी लगा रहे हैं कि जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, चाहे विपक्ष ने, इसकी किसी ने जवाबदेही स्वीकार नहीं की, इस पर लीपापोती करने की कोशिश की। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप है, अगर मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप हैं, अगर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप हैं, तो इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। तो सामान्य सा ये है कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के देश के किसी भी नागरिक के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और इस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दल के रूप में राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के निर्वाचन आयोग की थी। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से इस पर नाकाम रहा, और सत्तारूढ़ दल होने के नाते जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, एक राजनीतिक दल के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से भी भारतीय जनता पार्टी बचती रही। उसने कभी इस विषय पर कुछ भी नहीं बोला, बल्कि वह जो ये सवाल उठाने वाले लोग हैं, राहुल गांधी या चाहे विपक्ष के लोग, उनको टारगेट करते रहे। तो ये वोट चोरी का मसला तो पूरे देश से फैल गया, और इसको लेकर के जो सवाल पैदा हुए हैं, राहुल गांधी जिस जिम्मेदारी के साथ उस बात को कर रहे हैं, वो उसको जुटलाया नहीं जा पा रहे हैं, अभी तक कोई जुटला नहीं पा रहा है। और इस वोट चोरी के पृष्ठभूमि में सरकार की विश्वसनीयता को लेकर के भी संदेह पैदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, चुनाव के शुचिता के लिए इस विषय पर बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोल पा रही है, और न बोल पाने के कारण एक समाज के एक बड़े हिस्से में यह धारणा बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इन गड़बड़ियों के आरोप की लाभार्थी है, जो किसी भी तरह से उस पार्टी के हक में नहीं है। हो सकता है क्या जो लाभार्थी हो,
लेकिन यह धारणा अगर आम हो गई पूरे नागरिकों के भीतर तो उसका राजनीतिक नुकसान की भरपाई कर नहीं पाएगी। चुनाव को मैनेज करके अगर आप चुनाव जीतने लगेंगे, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करके अगर आप चुनाव जीतने लगेंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये संभव नहीं है। देश और दुनिया के किसी हिस्से में लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। जनादेश को लोग स्वीकार करते हैं, वह जनादेश जो पारदर्शी तरीके से व्यक्त किया गया है, जो चुनाव ईमानदारी के साथ संचालित किया गया है और लोगों को अपने चुनाव के अधिकार का उपभोग करने के अधिकार दिए गए हैं। इससे बच नहीं सकते। आप इस विषय को विषयांतर करने के कुछ भी प्रयास कर लीजिए, वो प्रयास चलने वाला नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री जी के सम्मानित माता जी को गाली देने का जो मुद्दा बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, क्या उसको कोई समर्थन मिला? बिहार में ही जहां इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, कोई जन समर्थन मिला? भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 घंटे का एक सांकेतिक बंद का आह्वान किया था बिहार में, उसमें लोग शामिल होते हुए आपको दिखाई पड़े? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि बड़ा सवाल है। यह सवाल लोग इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने का है। यह सवाल सरकार में चुनी हुई सरकार को लाने, जनादेश के आधार पर सरकार को बनाने और अनपॉपुलर सरकार को सत्ता से बाहर रखने का जो धारणा है उसको मजबूत करने का है। ये समान चीजों से नहीं दूर हो सकता। प्रधानमंत्री जी की जो मणिपुर की यात्रा है, प्रधानमंत्री जी को कहीं जाना चाहिए, पूरे देश में उनको जाना चाहिए। मणिपुर में 2 साल पहले जाना चाहिए था। आज भी अगर वो जा रहे हैं तो उनकी यात्रा के पृष्ठभूमि में क्या गतिविधियां रही हैं, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या प्रधानमंत्री जी की यात्रा के पहले मैतेई और कुकी दोनों समाजों के बीच में कोई निकटता लाने के प्रयास किए गए? कोई राजनीतिक कोशिश की गई? कोई सामाजिक कोशिश की गई? कोई संगठित या संस्थागत प्रयास किया गया? मेरी जानकारी में नहीं है। जिस तरह के अविश्वास की धारणा दोनों समाज में उस राज्य में है, उस अविश्वास को दूर करने का कोई भी संस्थागत, कोई भी संगठनात्मक, कोई भी सरकारी, कोई भी राजनीतिक प्रयास किए गए उस राज्य में, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर किसी को जानकारी हो तो मैं नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मणिपुर की यात्रा के पहले कोई ऐसा उच्च स्तरीय संसदीय समिति, सर्वदलीय समिति, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठतम अधिकारी, किसी ने दौरा किया वहां जाके प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, और यह कोशिश की कि दोनों समुदायों के बीच में जो अविश्वास की स्थिति है वो दूर हो? ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा। अगर इन प्रयासों के अभाव में प्रधानमंत्री जी की अगर यात्रा होती है तो उसके कितने परिणाम सामने आएंगे? अगर दोनों समाजों में, दोनों समाज के दोनों प्रमुख वर्गों में एक अविश्वास की स्थिति है, एक दूसरे को स्वीकार न करने का माहौल बना हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार पर, निवर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर एक समुदाय का साथ देने का आरोप लगता रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का वहां जाना कितना लाभदायक होगा, इस पर तो सवाल पैदा होगा ही होगा। और सवाल यह भी है कि 2 साल पहले जो सबसे बड़ा गंभीर मसला था, देश और दुनिया के तमाम ताकतों ने उस पे सरकार पे सवाल पैदा किए, उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। अगर विपक्ष के नेता ने वहां जाने की कोशिश की, लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, तो सरकार ने अवरोध पैदा किए। विपक्ष के नेता के उस यात्रा का भी कोई लाभ उठाने की कोशिश नहीं की गई। उस यात्रा के साथ भी सरकार कहीं खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ी। तो आज 2 साल के बाद बिना किसी आधारभूत तैयारी के आप वहां क्यों जा रहे हैं? जाना चाहिए, जाने का मैं भी स्वागत करता हूं, लेकिन अगर परिणाम मूलक अगर इस तरह की यात्राएं हो तो शायद ज्यादा सुखद हो। पूरा देश चाहता है कि मणिपुर के दोनों समुदायों के बीच में जो खाई बढ़ गई है, जो विश्वास का संकट है, वो दूर हो, और इस संकट को दूर करने के लिए संस्थागत, संगठनात्मक प्रयास किए जाने चाहिए, हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, जो नहीं हुए। अगर आप आज मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर में आप इम्फाल जा रहे हैं, चूड़ाचंदपुर जा रहे हैं, वहां पे ये जानकारी मिली कि पिछली रात बड़े पैमाने पर चूड़ाचांदपुर में लोगों ने बैनर लगाए, बाद में उसको स्थानीय प्रशासन ने हटा भी दिया। अगर स्थिति, और अभी तक जो प्रयास हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने की जो कोशिश की गई, लोगों ने उसको लागू नहीं होने दिया, उस पर यातायात मालवाहक वाहनों को चलाने की कोशिश की गई, उसका लोगों ने विरोध किया। अगर इतने 2 साल के बाद भी अगर लोग अपने मुद्दों को लेकर के उतने ही आक्रामक है, उतने ही संगठित है, उतनी ही मजबूती के साथ अपनी बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय में इस यात्रा का औचित्य क्या है। हालांकि प्रधानमंत्री कहीं किसी भी समय कोई यात्रा का
औचित्य पे सवाल नहीं पैदा करना चाहिए। लेकिन इस चूंकि विशेष राज्य में विशेष स्थितियों में प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है, इसलिए सवाल पैदा किए जा रहे हैं। और यह कोशिश मेरी अपनी समझ है, यह जो विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया गया उससे इतर एक नया विमर्श पैदा करने का प्रयास है, जो संभव नहीं है जी। मणिपुर में का जो जितना गंभीर मुद्दा है, उतना ही गंभीर मुद्दा जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। और राहुल गांधी इस मुद्दे को हर जगह उठा रहे हैं, चाहे वो अपने संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे दिशा की मीटिंग से बाहर निकलकर पत्रकारों से बात कर रहे हो, चाहे हवाई अड्डे पर लोग उनको पकड़ ले, जहां कहीं भी अगर कोई मीडिया पकड़ ले रहा है, कोई भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बात की चर्चा कर रहा है। विपक्ष इंडिया दल समूह के जितने भी महत्वपूर्ण दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कोई भी दल हो, वो हर मौके पर वोट चोरी के मसले को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब तो दिया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं दिया गया। आप किसी भी राजनीतिक दल को यह हक है कि वो मुद्दों से विमर्श को हटाने की कोशिश करे, लेकिन क्या आप हटा पाएंगे? ये संभव है? उसकी संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि देश के हर कोने में यह चर्चा है कि जो राहुल गांधी ने कहा, एक नया नारा दे रखा है कि हम हाइड्रोजन बम गिराएं। हाइड्रोजन बम से मेरी अपनी समझ है कि हाइड्रोजन की शुरुआत H से होती है, वो हरियाणा हो सकता है, जिसके उस राज्य को लेकर के बम फोड़ दें। लेकिन अगर उनके घोषणा के कारण से और बार बार कहते जाने के कारण से यह विमर्श वैसे भी जिंदा रहेगा। और यह विमर्श लोगों के बीच में कितना कारगर है, वह बिहार में वोटर बचाओ की यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं। कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने उसमें शिरकत की, समाज के सभी वर्गों के लोगों ने। उसको भी तरह तरह से व्याख्या करने की कोशिश की गई कि एक वर्ग है जो परंपरागत वोटर है, वो है, तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें युवाओं की भागीदारी थी, महिलाओं की भागीदारी थी, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों की भागीदारी थी, बट समाज के सही वर्गों की भागीदारी रही। और एक ऐसी भागीदारी जो नेताओं से संवाद करती हुई दिखाई पड़ी, वो प्रायोजित भीड़ आपको नहीं दिखाई पड़ी। अगर यह विषय है तो इस विषय को आप अपनी यात्राओं से नहीं टाल सकते, मुझे नहीं लगता कि संभव है। लेकिन ये यात्रा निश्चित रूप से अगर बिना किसी तैयारी को हो रही है, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया कि इस यात्रा के पहले कोई ऐसी तैयारी नहीं दिखाई पड़ी जिसे सभी समुदाय साथ बैठ। इस यात्रा में भी जो सूचना है कि प्रधानमंत्री दोनों समुदायों से अलग अलग मिलेंगे। चूड़ा चांदपुर में वो एक समुदाय से मिलेंगे, इम्फाल में दूसरे समुदाय से मिलेंगे। दोनों समुदायों को साथ बैठा करके बात करने की कोई पहल हो रही हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं। और यह आवश्यक है। अगर दोनों समुदाय साथ बैठ करके संवाद कायम करने की स्थिति में नहीं बनते, तो मुझे लगता है कि किसी जो यात्रा का कोई बहुत परिणाम मूलक यात्रा नहीं हो सकती है। आप यात्रा करने के लिए कहीं कोई जाए, लेकिन आज जरूरत है 2 सालों के बाद कि कोई भी यात्रा हो, किसी राजनेता की हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा हो, वह मणिपुर में परिणाम मूलक हो लोगों। और उसका परिणाम केवल है कि दोनों समुदायों के बीच में बढ़ती हुई खाई खत्म हो और आपस में विश्वास बढ़े। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मणिपुर की बात कल भी करेंगे, हम मणिपुर की चर्चा हम करते रहे हैं, लेकिन हम भी थोड़ा भटकते जा रहे हैं। भटकते इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, या जो नारे हैं बीजेपी कांग्रेस के विपक्षी दल जो चाहते हैं, उन नारों से, उन बातों से, उन मुद्दों से, उन एजेंडों से भटकाया जाए। और इसीलिए तो मणिपुर लेके आए हैं, वही चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए अभी पिछले आधे घंटे से हम लोग मणिपुर पे आ गए हैं। यही चाहती है भाजपा, यही चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत उन तमाम लोगों को है। हम तो चर्चा करेंगे, सुनील शुक्ला जी चर्चा करेंगे, अभी कह दो तो आधे घंटे और बोलेंगे सुनील जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस के लोगों को यह सोचना होगा कि आपको AI जनरेटेड नरेंद्र मोदी जी की माता जी का वीडियो बनाना है, या वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बुलंद करना है। आपको राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, या वैसे ही करना है जैसे आप चाह रहे हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम क्या कर रही है मुझे नहीं पता, होगी बहुत मजबूत होगी। लेकिन जिस मां को लाकर नरेंद्र मोदी ने कई जगह अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की, उसी पिच पे आप क्यों जा रहे हैं? जरा मैं सुनना चाहता हूं पंकज जी, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर
किसी ने गाली दी, वो कांग्रेस का नेता नहीं था ना वो आरजेडी का नेता था, लेकिन आकर आप सीधे सीधे बिहार बंद करवा दिए माताजी के नाम पे। आप जान रहे हैं 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उस दिन जाके आप पिंडदान करने वाले हैं गया जी में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं गया जी में पिंडदान करेंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे। पिंडदान के बाद क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि सुनता हूं, मैंने पूछा कुछ पंडितों से तो उन लोगों ने कहा कि एक शोकाकुल माहौल होता है, क्योंकि आप पितरों का, पूर्वजों के लिए आप वो करते हैं, उनको सदा के लिए आप उनकी आत्मा की मुक्ति कर देते हैं, शायद ऐसा ही है। उसके बाद आप रोड शो कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की पिच है भाई, इस पिच पे कांग्रेसियों आप क्यों भटक रहे हो? आप उनका एआई बना के आज दिन भर वही चल रहा है। केरल कांग्रेस ने क्या किया, जीएसटी पर बीड़ी और बिहार जोड़ दिया, बाद में माफी मांगनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इसमें कांग्रेस के साथ नहीं है, आपको डिलीट करना पड़ा वो ट्वीट। आज आप फिर एआई जनरेटेड है। भाई वोट चोर गद्दी चोर अपने आप में बहुत बड़ा है, वो जनता का, जन जन का नारा बन चुका है। इसलिए शुरुआत से मैं वही कह रहा हूं, मणिपुर इनकी मजबूरी है अब नरेंद्र मोदी का जाना, इसलिए वो जा रहे हैं। और प्रशांत टंडन जी ने और उसमें बताया कि और क्यों मजबूरी है। अमेरिका, यूरोप, पूरा पश्चिम जो और जो वहां हुआ है, आंखों से देख के आया हूं। इनकी हिम्मत नहीं कि मैतई, आप कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, हिम्मत नहीं कि मैतई और कुकी को एक साथ बैठा दे आज की तारीख में। आपने 2.5 साल तो वहां आग लगाई, आप कैसे बैठाओगे? आप मैतई कुकी को बैठा ही नहीं सकते, एक दूसरे पे गोलियां ताने रहते हैं। वहां कोई पुलिस नाम की चीज नहीं है, वहां इनके अपने लोग हैं, हर चेक पोस्ट पे इनके अपने हैं। मैतई एरिया में मैतई के 4 लोग, महिला तक बैठी हुई है, और बसेस रुकवाकर पुलिस वाले किनारे रहते हैं, और वो बसेस में आके देखते हैं कि कुकी तो नहीं है इधर कोई हमारे रास्ते में। फिर कुकी एरिया में जाइए तो वहां भी चेक पोस्ट नहीं है, चेक पोस्ट खाली है, चेक पोस्ट पे जो पुलिस है वो किनारे है, और फिर वहां से निकल के आते हैं कुकी, कोई मैतई तो नहीं है। तो इनकी आज की तारीख में हिम्मत नहीं, आप वहां डांस गाना बजाना सब कर लीजिए, आप सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन क्या ये भटके हुए लोग बीजेपी, कांग्रेस बिहार के नहीं है? सुनील, माफी चाहूंगा पंकज जी, जो आप एआई बना रहे हैं। दो इस चीज पे आता हूं, उसके पहले प्रशांत जी की सुप्रीम कोर्ट की बात को थोड़ा एक्सटेंड करूं। प्रशांत जी, आपको बताऊं, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थिति यह है कि उन्होंने 4 में से 3 का एक जज पे पास लगाया, और जो मीरान है उसकी अर्जी चीफ जस्टिस के पास भेज दी। कल मालूम पड़ा अरे एक ही केस में अलग भेज दिया, तब लेट नाइट चीफ जस्टिस वाली जो अर्जी थी मीरान वाली, वो भी अब ये दोनों गुजरातियों की बेंच पे भेजी गई। और आज भी आपको मैं करेक्ट करूं राजीव जी, आज उन्होंने डेट तो दी है, लेकिन 19 को सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने आज कोई नोटिस जारी नहीं किए हैं। होता यह है कि जब रिट आती है, कुछ होती है, तो उसके नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। यदि आज उन्होंने नोटिस जारी नहीं किए, इसका मतलब है 19 को कोई सुनवाई नहीं होगी। जब आपके पास जवाब ही नहीं होगा, और आपको बता दूं जिस जज के पास ये गई है, वो जज वो है, उसमें गुरविंदर के केस में ये लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नियम था कि जेल इज एक्सेप्शनल एंड बेल इज मैंडेटरी। उन्होंने उसके खिलाफ लिखा कि यूएपीए केस के अंदर जेल इज मैंडेटरी, बेल इज एक्सेप्शनल। ये अभी 15 दिन पहले ये ऑर्डर लिख चुका है जज। ये बहुत अंदर घुस के आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये मसला वही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है, उसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी बेल की एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को 3 से 6 महीने के अंदर सुनवाई करेंगी ही, उसका फाइनल डिस्पोज अप करेंगी। देखिए अब इस पर कितना होता है। मणिपुर पे आपको 2 चीजें सुनना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को। मणिपुर में पिछले 1 साल से संबित पात्रा काम कर रहा है। संबित पात्रा महीने में 15 दिन असम सरकार का हेलीकॉप्टर लेके मणिपुर में, जो इम्फाल में विशेष रूप से मेतई समुदाय है, मेतई समुदाय के बीच में आरएसएस का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। उसके 2-3 मराठी हैं, वो सब लोगों के बीच में वो शाखाएं लगाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे शुक्ला जी भाई कह रहे थे कि वहां पे क्या कुछ बातचीत चल रही, बात ये चल रही है कि मेतईयों को वो संघी बनाना चाहते हैं। और
अकेले अंतरराष्ट्रीय मसला नहीं है मोदी जी के जाने का। मोदी जी मणिपुर जो जा रहे हैं वो मिजोरम होते जा रहे हैं, और मिजोरम में भी इस समय लंबा विवाद चल रहा है बर्मा के साथ में सीमावर्ती इलाकों लेकर। और हकीकत यह है कि मोदी जी ने अपनी सरकार, अपनी सुरक्षा, अपना इंटेलिजेंस इजराइल के हाथ दलाली में रख दिया है, उनके रख दिया है। और आपको एक चीज बताऊं, इजराइल में जो 10 आदिवासी जातियां यहूदियों की, उसमें एक दुर्लभ वहां की जाति है, वो है बेनाई मेनोशे। बेनाई मेनोशे के जो यहूदी हैं वो केवल मिजोरम में है। मिजोरम में उनकी संख्या लगभग 20,000 है। ये इजराइल का दबाव है मोदी जी पे कि आप मिजोरम जाएं, और मिजोरम के जरिए आप थोड़ा सा मणिपुर भी हुआ है। मणिपुर उनका 2 साल 3 महीने 12 दिन बाद जा रहे हैं हिंसा के, और केवल 3 घंटे को जा रहे हैं। 3 घंटे में वो चूड़ाचंदपुर में 7300 करोड़ का योजना देंगे, और इम्फाल में 1300 करोड़ की देंगे, जहां पर नागरिक जीवन अस्त व्यस्त है, जहां पे मूल सुविधाओं की पूछ नहीं है, जहां पे सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, जहां पे लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, वहां 7300 करोड़ और 1300 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, उनका वही हाल होगा जो सतपाल मलिक के समय कश्मीर में आरएसएस के लोग कहते थे कि फलाने को ठेका दे दो। ये 2 चीजें बताऊं। अब मैं आता हूं एआई जनरेटेड उसके ऊपर वीडियो। देखिए क्या है कि वो बहुत जैसे क्या होता है, पहले आज से 5 साल पहले जब सब लोग मजे लेते थे, तब हम आप जैसे लोग कहते थे यार ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल छिछोरापन कर रहा है। यानी वो एक तात्कालिक मजे तो ले रहे हैं उसके अंदर, लेकिन आप जो लॉन्ग टर्म आपको क्या मिल रहा है। हालांकि इस एआई वीडियो की एक खासियत है, उसमें वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ा नहीं गया है। उसकी शुरुआत होती, चलो मेरा वोट चोरी का आज का कोटा पूरा हो गया, उसके बाद में वो सोते समय उनको सपना आता है। लेकिन मेरा एक सोचना है, दीज ऑल्सो थिंग्स आर बिलो द बेल्ट। जब हम आंकड़ों पे, तथ्यों पे, जन सरोकार पे बातचीत कर रहे हैं, तब मोदी जी की मां का मुद्दा जो है, जो एक गौण हो चुका है, जिसको कह दिया गया, सब लोग जानते हैं कि उसका कांग्रेस से आरजेडी से कोई वास्ता नहीं है, वो एक ऐसे फ्रिंज एलिमेंट है, उसने गाली दे दी है। अब यदि हम इस एआई वीडियो को लेकर आते हैं तो एक बार मोदी जी को यह बोलने को हो जाता है कि देखा है कांग्रेसियों ने ही साजिश करके मां की गाली दिलवाई थी, तभी तो वीडियो बना रहे भाई। हमने उससे अपने को डिटैच कर लिया, तो उनकी मां के बारे में बात करने की हमको कोई जरूरत नहीं थी। इस समय कांग्रेस के पास में बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, हमारे पास में उद्योगों की जो दुर्गति हो रही है अमेरिकी टैरिफ के कारण, उसका बड़ा मुद्दा है। एमएसएमई बर्बाद हो रहा है, उसका बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए जिसपे कांग्रेसियों को चर्चा करना चाहिए, बाकायदा इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने चिट्ठी जारी की, हर ऑटोमोबाइल कंपनी को 1 पेज का विज्ञापन देना है जिसमें लिखा जाए मोदी जी को धन्यवाद, आपने जीएसटी कम करके वाहन कम कर दी। ये इलीगल स्टेप था, इसके ऊपर कोई हम चर्चा नहीं कर रहे। हमारा चीफ मिनिस्टर कहती कि दुर्गा पूजा की जितनी झांकियां लगेंगी उसके अंदर मोदी जी का फोटो लगाना जरूरी है। जिन मुद्दों पर हमको बात करना चाहिए, मैं किसी भी पारिवारिक सदस्य के ऊपर टिप्पणी करने को राजनीति से अच्छा नहीं समझता हूं। मेरी अपनी इस तरीके की राय है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप। जरा जल्दी से अमलेंदु जी, ओवरऑल यहां पर नरेंद्र मोदी और अगर विपक्ष की बात की जाए, मुद्दे संविधान बचाना, सामाजिक न्याय की बात, अब वोट चोर एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वोट चोरी तो अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है, और यह मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए लगातार एसआईआर पे अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, फिर इस सोमवार को सुनवाई हो रही है, तो वहां भी मामला तो मतदाताओं की चोरी का है ना। 65 लाख मतदाता जो हैं वो गायब हो गए, उनको आपने हटा दिया। 22 लाख में से कई जिंदा हो गए। इसलिए एक गंभीर मसला है, और ऐसे मसले पे क्या नरेंद्र मोदी यहां झुके हुए से नजर नहीं आते हैं? सवाल यह भी है। और अगर झुके से नजर आते हैं तो फिर मुद्दों से भटकने की जरूरत क्या है? मामला ये नहीं है कि माताजी के सामने या वोट चोरी आज हो गई, ये नहीं। मामला ये है आप माताजी को ला क्यों रहे हैं? आप वहां से बाहर निकलिए ना।
आप वहां से बाहर निकलिए। इसलिए अमलेंदु जी, आपकी टिप्पणी। राजीव जी, एक तो राहुल गांधी ने कहा था कि सिस्टम उनका, काम मैं कराता हूं, और पवन खेड़ा ने एक बार टिप्पणी की थी कि बीजेपी को ट्रोल्स चला रहे हैं। लेकिन अब लग ये रहा है कि कांग्रेस का सिस्टम बीजेपी चला रही है और कांग्रेस को ट्रोल्स चला रहे हैं। बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि सोशल मीडिया जो है कांग्रेस का, उसने ये समझ लिया है कि कांग्रेस की सारी राजनीति अब ट्विटर से ही चलेगी और एआई जनरेटेड वीडियो से ही चलेगी। मुद्दों पे बात होनी नहीं है। राहुल गांधी खींच खींच कर लाते हैं मुद्दों पर, और ये जो है इसमें बहुत से आरोप भी लगते रहते हैं। अब हम सब चीजों में नहीं जाना चाहते। उनकी पार्टी का अंदर का मसला है कि कौन कितने पैसे पे काम कर रहा है, कौन बीजेपी का काम कर रहा है, कौन जो था वह वहाँ आईटी सेल में काम करता था, वहां से फिर बीजेपी आईटी सेल में चला गया। इन सब मुद्दों पे हम जा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारा मसला नहीं है, ये उनका अपना अंदर का मसला है कि वो तय करें कौन बीजेपी का आदमी कौन नहीं है। लेकिन हम जिस पर चर्चा करेंगे राजीव जी, वो यही है कि आखिर मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कोई लोग क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। अगर राजीव जी कांग्रेस, चलिए तो बिहार कांग्रेस के उस पर जारी किया गया, खुद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया गया, कुछ लिखा गया, ट्वीट किया गया, और उस पर पूरे दिन जो था टीवी पे डिबेट हुई और जमकर उसका पक्ष रखा गया, और जमकर पक्ष रखने के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। भाई जब आपने दिन भर उस पर चर्चा की, टीवी चैनलों पर आपने गालियां दी और गालियां खाई जमकर, और उसके बाद फिर आपने उसको उसकी वो की, आपने बताया कि ये बिल्कुल सही था, फिर आपने उसको डिलीट क्यों कर दिया था अगर आप उसको लेकर बहस कर रहे थे। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर चीजें सुधारने की इस तरफ भी आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है राहुल गांधी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे 83-84 वर्ष की अवस्था में हम लोगों से ज्यादा तेज जो है दहाड़ते हैं, सारी बातें सब ठीक ठाक है। लेकिन सवाल ये है कि जिनके भरोसे काम किया जाना है वो टीम क्या कर रही है, उस टीम के ऊपर सवाल है। राहुल गांधी अगर अकेले वोट चोरी पर बात करते रहेंगे तो इससे तो बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी बिहार गए, वहां होकर आए, काम किया उन्होंने, पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, लेकिन उसको पलीता लगाने की कोशिश शुरू हो गई। भाई जिस समय ये होना चाहिए था कि इस वोट चोरी के मुद्दे को और आगे बढ़ाया जाए, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए, जगह जगह कार्यक्रम हो, तय किया गया था कि जगह जगह कार्यक्रम होंगे, वो जगह जगह कार्यक्रम हो भी रहे, लेकिन एक जरा से उसमें आपने उसमें पलीता लगाना शुरू कर दिया। सवाल ये नहीं है कि आपने साहब उसमें वोट चोरी करते हुए दिखाया, मोदी जी जो है उनको, उनकी माता जी शिक्षा दे रही है। ठीक है, माता जी शिक्षा देती हैं, हम लोगों की माता जी भी हमको शिक्षा देती थी, हम लोगों के सपने में भी हमारी माँ आकर कभी कभी शिक्षा देती है। ऐसा थोड़ी कि हमारे लोगों की माँ हमको आकर शिक्षा नहीं देती है। हम भटक रहे होते हैं, अब चेतन मस्तिष्क जब होता है तो मालूम पड़ता है कि हमारे माता पिता आकर शिक्षा देते हैं कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। उस तरीके से ठीक है, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे कि वो जा रहे हैं और वो उसी को मुद्दा बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बिहार बंद का आह्वान किया और उसके बाद जिस तरीके से जनता ने जवाब दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी। मोदी जी भूल गए थे अपनी माता जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी भूल गई थी उनकी माता जी का नाम, आपने फिर याद दिलाना शुरू कर दिया। तो जनता की जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या कोई आदमी ऐसा कांग्रेस में घुसा हुआ है जो बार बार जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कांग्रेस को? ये कांग्रेस का अपने सोचने का मसला है। बहुत से मुद्दे हैं, वोट चोरी पर तमाम वीडियोज आ रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो भी आ रहे हैं, चुनाव आयोग का उस पर मिसलीडिंग का ठप्पा भी लग रहा है, सारी बातें हैं। वो अच्छा काम है, ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकना किसी भी हाल में नहीं चाहिए। मोदी जी को घेरने का सवाल, तो मोदी जी से समझ रहा है वोट चोरी के मसले पर घिरे हुए हैं। नेपाल में क्या हो रहा है, सरकार हमारी किस तरीके से फेल हो रही है, इस पर घिरे हुए हैं। अब अगर मणिपुर जा भी रहे तो उस पर भी घिरे हुए हैं, सारी चीजों पर घिरे हुए हैं। लेकिन मोदी जी को बचकर निकलने का रास्ता कौन दे रहा है, ये विपक्ष को अपने अंदर खास तौर से देखना पड़ेगा। और ये हम लोगों का काम नहीं है, ये उनका खुद का अपना काम है। हम लोग तो राजीव जी चर्चा कर सकते हैं, आज भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अच्छे बुरे की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो करते हैं उससे देश को क्या नुकसान होता है और कांग्रेस को क्या नुकसान होता है, उसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। काम करना उनका काम है, जिनको इस पे लड़ना है। राहुल गांधी का काम जो है वो उनकी पार्टी के लोग ही अगर खराब करेंगे तो इसके लिए फिर जनता दोषी थोड़ी होगी फिर। लेकिन बहरहाल सारी चीजें हैं, निश्चित तौर पे ये सही है कि राहुल गांधी ने बुरी तरीके से झुका दिया है। 9 दिन का जो वहां जूनागढ़ में प्रशिक्षण शिविर हो रहा है कांग्रेस का, और राजीव जी खास तौर से मुझे लगता है गुजरात पर ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। और आप देखिए कि हर महीने लगभग मुझे लगता है कि या दूसरे महीने राहुल गांधी का कार्यक्रम अब लगातार गुजरात का बन रहा है।
या खड़गे जी का लगातार बन रहा है। मतलब दोनों में से कोई ना कोई लगातार पहले दूसरे महीने में वहां जाता जा रहा है। और तब से जाना शुरू हुआ है जब गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर पे हमले हुए थे। उसके बाद राहुल गांधी चैलेंज लेकर आए थे कि हम यहाँ आपको सरकार से हटाएंगे। उसके बाद वहां से लगातार ध्यान दिया जा रहा है। अब 9 दिन का कार्यक्रम है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका उद्घाटन किया, राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वो बात रखें। तो गुजरात जो कहा जाता है कि साहब उनका घर है, बड़ा गढ़ है दोनों G2 का, तो वहीं से उनको चुनौती देने का काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि चुनौती देने का जो काम हो रहा है तो उसको कुछ लोग जो है वो पलीता लगाने का भी काम ना करें। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कम से कम पलीता लगाने का काम ना करें। लेकिन चलिए ये इससे इतर हम थोड़ा और कुछ मुद्दों पे भी आते हैं। अब मुद्दा यही है कि आप देखिए शकील जी रायबरेली गए राहुल गांधी, वहाँ भी उन्होंने वोट चोर वाली बात कही, वहाँ भी मुद्दे कुछ और आए, पत्रकारों ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन इन्होंने वहाँ भी वोट चोरी की बात कही। अब हाइड्रोजन बम की बात भी कही उन्होंने। बात इधर आई जब आज राहुल गांधी 2 दिन के बाद जब इधर आज तीसरे दिन पहुंचे हैं इधर गुजरात में भी वोट चोरी की बात उन्होंने कही है। यानी राहुल गांधी ने एक मुद्दे को पकड़ रखा है। अब इसके बाद एक हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। कोई जानकारी है आपको? ऐसे चलती फिरती बातें चल रही हैं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है यानी 17 सितंबर को राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। क्या ये सच है? जरा आपसे समझना चाहता हूं। दूसरी बात कि इसमें इस मुद्दे में जो कि पहले ऑलरेडी एटम बम की बात कर चुके, महादेवपुरा को ला चुके हैं, महादेवपुरा पे जो रिएक्शन आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या वो रिएक्शन आया? और अगर नहीं आया है तो हाइड्रोजन बम आप कहें या और कोई बम कहें आप, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता, और ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, जनता कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल ने जो एटम बम फोड़ा था वही वोट चोरी है, और उसी की चर्चा देश भर में हो रही है। उसी के बाद बिहार में यात्रा निकाली गई। तो वो जो एक मुद्दा राहुल ने उठाया था मैं सबूतों के महादेवपुरा का, आज हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी उसकी चर्चा है। इतना तथ्यात्मक रूप से उन्होंने बताया कि बीजेपी को एक कहानी बनाना पड़े कि वो जो है वीडियो म्यांमार में बनाया गया, वो हिंदुस्तान में नहीं बना था। अरे राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदिरा भवन में अगस्त के पहले सप्ताह में की। हम वहां मौजूद थे, राहुल वहां सामने खड़े थे, साक्षात वो राहुल बता रहे थे। इसमें म्यांमार कहां से आ गया? इतना पत्रकार था, सारे पत्रकार वहां पे थे, सबने देखा। लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो अपलोड वहां से किया गया है। उसके बाद जो स्वतंत्र पत्रकार थे, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने बता दिया कि ये तथ्य गलत है। इस तरह की अगर आप खोजबीन करोगे तो मोदी जी का जो है वो पाकिस्तान से बना हुआ दिखता है। वो तकनीकी गड़बड़ियां हैं जो वीडियो में आती है, जो कंप्यूटर में आती है, जो नेट में आती है। उसके बाद वो चुप हो गए। लेकिन जो आज आप सवाल उठा रहे हैं उस पर हमने कल या परसों उसी दिन लिखा था कि जो दूसरे पत्रकारों ने साबित किया, जो दूसरे लोगों ने साबित किया, फैक्ट चेकर ने साबित किया, वो कांग्रेस के सोशल मीडिया को करना चाहिए था, नहीं किया। उसके बाद किया। आपको याद होगा कि आलू से सोना राहुल गांधी बनाते हैं। जाने कितने कांग्रेस के नेता, बड़े नेता हमसे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि देखो राहुल ने क्या बोला। और जब हम समझाने की कोशिश करते थे कि राहुल ने नहीं बोला ये, तो वो हमसे लड़ने लगते थे। वो सोचते थे कि राहुल ने बोला है और ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। और आज भी जाने कितने लोग हैं जो समझते हैं कि राहुल गांधी नहीं बोला था। ने उसको स्पष्ट नहीं कर पाई कि वो मोदी जी का वीडियो था जिसको गलत तरीके से बना के पेश किया था, जिसको बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ था। वो वीडियो बनाने वाले भी सामने आ गए। तो ये सब काम कैसे होना चाहिए ये कांग्रेस नहीं कर पा रही है। सलमान खुर्शीद आके कह गए कि सोनिया गांधी की आंखों से आंसू बह रहे थे बटला हाउस एनकाउंटर के बाद। हमने उसी दिन लिखा, उसके बाद लिखा, आज भी कभी कभी लिख देते हैं
कि जो इंस्पेक्टर वहां पे मारे गए थे बटला हाउस कांड में, कांग्रेस ने असाधारण रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। पत्रकार हम सब खड़े हुए थे, सबने कांग्रेस की तरफ से शोक व्यक्त किया था पुलिस इंस्पेक्टर के मारे जाने का। यह रोने की कहानी बिल्कुल गलत है, झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद ने क्यों कहा है, सलमान खुर्शीद जाने, उनको अभी फिर उसका इनाम मिल गया है और विदेश विभाग का उन्हें, कांग्रेस के विदेश विभाग का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के हाथ भी मुसलमानों के खून से रंगे हैं एएमयू में जाके। तो ये सब चीजें उनके देखने की हैं, जो वो नहीं देखते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक पे हम काफी कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि राहुल गांधी को अब ऑफिस चलाना होगा। कांग्रेस सारे काम कर रही है, राहुल गांधी सारे काम कर रहे हैं, मगर बहुत बड़े नेता, एक नहीं, 2, 3, 4, 5, वो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि चला कौन रहा है। किसी के पास का जवाब नहीं होता कि चला कौन रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है, हमारे अपने दोस्त भी तमाम चीजें गुण डालते रहते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ सच्चाइयां होती हैं कुछ नहीं होती। खैर, तो है मुद्दा क्या कि जो आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा इशू आपने उठाया है कि किस आदमी से, किस हथियार से लड़ना है। आप बीजेपी से, बीजेपी के हथियार से नहीं लड़ सकते। बीजेपी हमेशा देश में या संघ या दक्षिणपंथ या प्रतिक्रियावादी ताकतें ऐसे विचारों को उभारना चाहती है जिससे जनता जो है वो प्रगति के बारे में न सोचे, कामकाज के बारे में न सोचे, आगे बढ़ने के बारे में न सोचे, और जो नेहरू ने कहा था वैज्ञानिक मिजाज के बारे में न सोचे, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में न सोचे। मगर प्रगतिशील ताकतों का यह काम है कि वो जनता के विचारों को लगातार उन्नत बनाते रहे। वो कांग्रेस ने काम किया। नेहरू का पहला भाषण 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि सेंट्रल हॉल में, नियति से साक्षात्कार, मैं भारत के अंदर साइंटिफिक टेम्पर देखना चाहता हूं। वो साइंटिफिक टेम्पर की बात लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि साहब इतनी आलोचना बीजेपी आरएसएस किसी की नहीं करती जितनी नेहरू की करती है। सही बात है। उसका एकमात्र कारण है बीजेपी आरएसएस अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, प्रतिक्रियावादी विचारों को बढ़ावा देती है, और नेहरू वैज्ञानिक मिजाज की बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आप कह रहे हैं, वो जो वीडियो बनाया गया है। लेकिन राजीव जी, इसमें एक बात और कह रहे हैं, इसके दोनों पक्ष हैं। कांग्रेस के लोगों ने वो गलत किया, हम पूरी तरह आपसे सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग ये सवाल भी उठाते हैं, उस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि क्या नेहरू जी की माताजी नहीं थी? और नेहरू जी की छोड़िए, क्या राहुल गांधी की माताजी नहीं है जिनके खिलाफ आपने क्या क्या बोला? और क्या राजीव गांधी की माताजी नहीं थी इंदिरा गांधी? और इंदिरा गांधी, बीजेपी ने ये सब किया। लेकिन फिर वही बात है कि बीजेपी को उसी तरह, उसी भाषा में जवाब देने से कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। बीजेपी तो चाहती है कि इस तरह की बातें आए ताकि वो इन बातों को उभारे, लेकिन उससे जो है कांग्रेस को या किसी भी प्रगतिशील ताकत को फायदा नहीं होता है। इसीलिए जो है कांग्रेस या दूसरे लोग या आप या हम या सारे समझदार लोग अहिंसा की बात करते रहते हैं, ये गोडसे की बात करते रहते हैं। तो अगर अहिंसा न होती, गांधी जी को भी इसी तरह भटकाने की कोशिश करी। आपका मुद्दा है जो कई बार हिंसा हुई उनके आंदोलन में, लेकिन गांधी जी अहिंसा में डटे रहे और अहिंसा से ही उन्होंने देश को आजाद कराया। अगर वो कहीं भटक जाते तो स्थिति क्या होती, कहना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इधर उधर के बहुत सारे सवाल आते हैं। और राहुल गांधी का आपने सवाल किया कि कांग्रेस में कौन लोग हैं? कांग्रेस में बहुत बड़ी जमात है, 1, 2, 3, 4, 5 लोग नहीं है। ग्रुप 23 आपने अभी देखा था, वो मरा नहीं है, वो दब गया, डर गया। क्यों? क्योंकि राहुल आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि कांग्रेस में ही नहीं, जो बाकी विपक्ष है उसमें भी कोई राहुल के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो राहुल को मन से तैयार हो गए मानने के लिए। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल जैसे व्यक्ति को स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है। राहुल जो है, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। राहुल जो है कुछ मुद्दों पे कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। सांप्रदायिकता पे समझौता नहीं कर सकते हैं,
सामाजिक न्याय पे वो समझौता नहीं कर सकते हैं, चुप रहने पे वो समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सच्चे गुण हम बता रहे हैं, ये वो वाले नहीं है कि जो उनके अंदर डाल दिए जाए। ये राहुल में है ये बातें, और ये बड़ा मुश्किल होता है राजनीति में। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि राहुल यहाँ पे समझौता कर ले, थोड़ा सा राहुल वहां कर ले, बहुत नजदीक के लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो राहुल के स्वभाव में ही नहीं है। अभी जो सीआरपी ने सवाल उठाया है कि राहुल इतने इतने जगह गए और ये सिक्योरिटी को नहीं मानते हैं, ये राहुल की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जानबूझ के। सिक्योरिटी एजेंसी का काम होता है कि जिस व्यक्ति की सुरक्षा आपको दी गई है उसको देखना, उसकी शिकायतें करना नहीं होता है। आपने एसपी जी की सुरक्षा क्यों वापस ले ली? सीआरपी की दी आपने, और फिर सीआरपी साहब शिकायत करवा रहे हैं और वो लेटर को आप पब्लिक में डाल रहे हैं। अरे वीजा लेके जाते हैं, उस देश का पासपोर्ट से जाते हैं, सारी सबको जानकारी होती है। इसमें कौन सा गोपनीय है राहुल कहां जाते हैं और क्यों जाते हैं? इसमें कोई गोपनीय नहीं है, सबको मालूम होता है। लेकिन ये सवाल उठाना उनकी सुरक्षा के साथ, आपने देखा भी लाइब्रेरी में गाड़ी के पास पहुंच गए थे नारे लगाते हुए लोग। राहुल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, उन ताकतों के लिए जी। क्यों? क्योंकि राहुल डरते नहीं है। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो कहीं समझौता कर ले। राहुल साहब समझौते की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया। जाति के इशू पे आज कितने लोग हैं जो मन से डिकास्ट हो चुके हैं। हमने ये बात कई बार लिखी कि डी क्लास होना थोड़ा आसान है, आसान तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी आदमी डी क्लास हो जाता है। लेकिन डीकास्ट होना, बोलते बहुत सारे लोग हैं, डीकास्ट होना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन राहुल जो है पूर्णतः मन से डीकास्ट है। जिस तरह वो खड़े हुए हैं, कांग्रेस में सबसे ज्यादा विरोध तो इस बात का है, वोट चोरी वगैरह तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बात का है कि राहुल ये पिछड़ों की बात और दलितों की बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं। तो है, लेकिन राहुल ने ये समझ लिया है कि पिछड़ों को आगे लाए बिना देश में कुछ नहीं हो सकता है। उनको अधिकार मिलना जरूरी है, उनको हिस्सेदारी मिलना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अभी होती रहेंगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो हाइड्रोजन बम की आप बात कर रहे थे वो बहुत जल्दी आने वाला है। उसकी जल्दी ही डेट अनाउंस हो जाएगी बाकायदा, और वो वाकई हाइड्रोजन बम है। एटम बम कम नहीं था, एटम बम ने हिला के रख दिया है सबको महादेवपुरा का। एक एक आदमी को आंकड़े याद है। वो ये 5 कारण राहुल ने बताए, जो 1 लाख वोटों से बताया। राहुल ने कहा कि सेंट्रल बेंगलोर की सीट पे बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत रहे थे, एक महादेवपुरा ने हमको हराया। वो सबको याद है, किसी से आप पूछ लो कहीं जाके, सबको याद है। और सब लोग मान रहे हैं कि हाँ सही बात है कि अगर महादेवपुरा में 1 लाख वोट नहीं बढ़ाए जाते तो वो सीट कांग्रेस की थी। इसलिए वो हाइड्रोजन बम जो है वो हाइड्रोजन बम ही होगा। और उसके बाद चुनाव आयोग माने या न माने, चुनाव आयोग दबाव में है आज। ऐसा नहीं है चुनाव आयोग दबाव में नहीं है, सब दबाव में है, सारी संस्थाएं दबाव में है, संवैधानिक संस्थाएं जी। तो ये इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टाइम अभी लंबा लगेगा क्योंकि मोदी जी ने बहुत जबरदस्त पकड़ बना के रखी है। गलवान पे उनकी पकड़ नहीं छूटी, सीज फायर पे उनकी पकड़ नहीं छूटी। राष्ट्रवाद के 2 सबसे बड़े मुद्दे थे। लग रहा था गलवान पे चीन ने इतना कर दिया, लोग गुस्सा करेंगे, सीज फायर पे करेंगे, मगर हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। गोदी मीडिया, हम बार बार कहते हैं कि गोदी मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत उन्होंने बना ली है। आप वो अंधेरे को रोशनी बता देंगे, रोशनी को अंधेरा बता देंगे, और देश का एक बड़ा हिस्सा उस पर उसको देखता है। इसलिए जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अपने मुद्दों पे डटे हैं। जी जी प्रशांत जी, थोड़ा अब समय कम है, 15 मिनट में आप सबको बोलना है। थोड़ा ये बताइए कि क्या चुनाव आयोग प्रेशर में है, दिखता है क्या? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, चुनाव आयोग अभी उसके ऊपर सरकार का पूरे तरीके से हाथ है, और इस हेकड़ी में है वो कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है। कल भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आधार पर कुछ करती है और चुनाव आयोग कुछ और करता है। तो ये अभी तो चुनाव आयोग का मुझे कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कोई अपनी जो उनकी जिद है और वो उस पर पीछे हटे हैं, या वो बिहार का जो
इलेक्ट्रल रोल बना रहे हो, बड़ी ईमानदारी से बना रहे हैं। अभी भी खबरें आज के हिंदू अखबार में खबर आई है कि गोपालगंज में किस तरीके से नाम काटे गए हैं। तो और ज्यादातर जो नाम काटे जा रहे हैं, जिसकी बात हो रही है जेन जी, इसी जेन जी के नाम काटे जा रहे हैं। 37% से ऊपर नाम कटे हैं, जो एक सर्वे आया उसके मुताबिक, जो युवा लोगों के नाम कटे हैं। तो चुनाव आयोग पे अभी कोई असर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उस पे उस तरीके की नकेल नहीं कस पाया जैसी आवश्यकता थी। एक बात जो बहुत बात है, देखिए कांग्रेस की हो रही, जरा थोड़ी सी बीजेपी की बात भी कर लें हम लोग। 2 मिनट लूंगा राजीव जी, टाइम हो गया जी। लेकिन देखिए बीजेपी, अगर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अगर कोई सेल्फ गोल कर रहा है आपका प्रतिद्वंदी, तो उसको करने देना चाहिए, को क्यों रोकेगा कोई। बीजेपी और आरएसएस अधिनायकवाद से दूर रहे हमेशा। कभी वाजपेयी आडवाणी के परिवारों को आपने पब्लिक लाइफ में नहीं देखा होगा, मुरली मनोहर जोशी के परिवारों को, या आरएसएस के भी। अब आरएसएस की तारीफ में, मोहन भागवत की तारीफ में, आरएसएस नहीं, मोहन भागवत के व्यक्तिगत जीवन की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने की, लोग इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के। और आप मान के चलिए कि 17 तारीख को मोहन भागवत भी जवाबी कीर्तन में शामिल होंगे। तो ये जो अधिनायकवाद बीजेपी के अंदर आ रहा है, इसको आरएसएस के अंदर बहुत सारे फोर्सेस जो रोकना चाहते हैं। मोदी जी की माँ आ गई बिहार में, और मोदी जी बिहार में अपनी माँ को मुद्दा बना रहे हैं, तो उनको बना देना चाहिए कि ठीक है, आप कीजिए इस पे। बिहार की जनता तय करेगी कि उनको मोदी जी की माँ पर वोट देना है कि अपने रोजगार, रोटी और पेपर लीक और इन सब पे सामाजिक न्याय वो वोट देना है। एक बात। दूसरी चीज, बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, अध्यक्ष पद अभी भी बना नहीं पाएंगे, और ये बात हुई थी कि हर कोई एक बड़ी घटना का बहाना लिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति इलेक्शन का बहाना लिया गया था कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, इसलिए बीजेपी अभी नड्डा जी बने रहेंगे, और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी हो गया। अब आरएसएस इनसे कह रही कि बिहार इलेक्शन से पहले आप नड्डा जी को रुखसत करो, और संजय जोशी का नाम आरएसएस ने प्रस्तावित किया है। और हम सब जानते हैं संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध क्या है। संजय जोशी के जब महासचिव थे संजय जोशी, गडकरी जी प्रेसिडेंट थे, नरेंद्र मोदी ने धमकी दी थी कि मैं कार्यकारिणी में शामिल नहीं होगा जब तक ये आदमी इस्तीफा नहीं देगा। जब उनका इस्तीफा हो गया तभी मोदी साहब गए। उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया है, गुजरात का बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन पाया है, वहां खेमेबाजी है, सर फुटबॉल है, और इसके चलते बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। आरएसएस साफ तौर पे चाहती है कि गुजराती कंपनी के बाहर का अध्यक्ष हो। ये आरएसएस बीजेपी के अंदर ये रस्साकसी चल रही है। इसमें आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तारीफें होंगी, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आरएसएस सिर्फ मोहन भागवत नहीं, आरएसएस अपने आप में एक बड़ा संस्थान है, उसमें और भी लोग हैं। तो काफी सर फुटबॉल है। अब देखना ये कि क्या बिहार चुनाव से पहले नड्डा जी का कोई रिप्लेसमेंट हो पाता है कि नहीं। ये टसल आरएसएस बीजेपी में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी कि आरएसएस इस बीच नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने अपने अगले कुछ दिनों का पूरा बताया है कि क्या क्या करने जा रहे हैं। देखिए, अगले कुछ दिनों में 13, 14, 15 सितंबर को मैं मिज़ोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कार्यक्रमों में भाग लूंगा जिनका उद्देश्य
जीवन की सुगमता को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन आदि की दिशा में। ये कह रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद दूसरा ट्वीट आया है उनका, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं कल 13 सितंबर को चूड़ाचांदपुर और इम्फाल में कार्यक्रमों में भाग लूँगा। हम मणिपुर के समावेशी और सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, महिला छात्रावासों आदि की आधारशिला रखी जाएगी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें मंत्री पोखरी में नागरिक सचिवालय, IT SEZ भवन और मंत्री पोखरी में नया पुलिस मुख्यालय शामिल है, जो विभिन्न ज़िलों में महिलाओं के लिए एक अनूठा बाजार है। ये लिख रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जानकारी दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ इधर पूर्वोत्तर के राज्य और बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जा रहा हूँ, जिसमें मणिपुर का जिक्र, चूंकि मणिपुर ये कल जा रहे हैं। चलिए, ये जानकारी पहुँचाना था इस कार्यक्रम के बीच में। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जानकारी आप लोगों तक है। लेकिन सवाल दूसरा, जिस पर विचार विमर्श कर रहे थे शकील जी और प्रशांत जी, कि क्या यहाँ चुनाव आयोग दबाव में है, दिखता है क्या? निर्वाचन आयोग के सामने जिस तरीके से निर्वाचन आयोग अपना काम करना चाहता था, सर्वोच्च न्यायालय ने, सिविल सोसाइटी ने, राजनीतिक दलों ने उसको करने नहीं दिया। सिविल सोसाइटी के इस पहल के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, तो आज निर्वाचन आयोग तो दबाव में है। निर्वाचन आयोग के ऊपर जो सवाल पैदा हुए हैं वो बड़े सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो उनकी विश्वसनीयता और कमजोर होगी। जो बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी की माता जी के ऊपर कांग्रेस के प्रतिकार को लेकर के, मेरा मानना है कि कांग्रेस को उस प्रतिकार को करना चाहिए था, और उसने बहुत समय पर उसका प्रतिकार किया। ये और आज विमर्श होने लगा कि किसको ज्यादा गालियां मिली, प्रधानमंत्री जी की माता जी को ज्यादा गालियां मिली या नेता विपक्ष के माता जी को ज्यादा गालियां मिली। ये चर्चा में बात है, और यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने लाख प्रयासों के बावजूद इस विषय को राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पाई। कांग्रेस ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो वायरल किए जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने तरह तरह की बातें कही थी। इसमें बहुत सारे बयान प्रधानमंत्री जी खुद के शामिल थे। अगर मतलब मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहती है, कि वो कार्यकर्ता सामाजिक जगहों पर बैठ करके उसी बात को कहें जो वो कराना चाहते हैं लोगों से। और अगर आप इन विमर्शों का प्रतिकार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कई बार आपको सार्वजनिक स्थानों पर नुकसान होता है। ठीक है, इसको मुद्दा जिस हद तक बनाना चाहिए था कांग्रेस ने बनाया, उसके बाद उसको दूर हो जाना चाहिए, लेकिन उससे अलग नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो सर्वोच्च न्यायालय में हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में आज जो सुनवाई नहीं हुई, ये सामान्य बात थोड़े है। आप याद कीजिए कि हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब का बयान क्या आया। उन्होंने मामलों की सुनवाई न होने देने के लिए अधिवक्ताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बार बार ये अधिवक्ता एडजमेंट ले लेते हैं, हम सुनवाई के लिए तैयार होते हैं और सुनवाई नहीं हो पाती। उन्होंने बहुत विशद एक व्याख्यान दिया। उस घटना के पृष्ठभूमि में कपिल सिब्बल ने पूरा क्रमवार इन्हीं पांचों युवाओं के जमानत याचिका को लेकर के कब स्थगन हुआ, कब न्यायालयों ने स्थगित किया, कितनी बार अधिवक्ताओं ने स्थगन मांगा, इसका पूरा विवरण दिया कि केवल 2 बार अधिवक्ताओं ने स्थगन मांगा है, बाकी बार सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन मांगा। सवाल है कि आप 5 साल तक आप किसी को सजा दे करके जिंदगी भर की सजा दे दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन सजा तो दीजिए। आप बिना सुनवाई के 5 साल तक रोक के रखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं इसको हम टाल दे रहे हैं। यह तो प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए था। और 19 तारीख को जो पंकज जी कह रहे थे कि इसमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मामले की सुनवाई चल रही है और न्यायालय ने डेट दे दिया तो उसमें किसी नए नोटिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन वहां मौजूद है और जो अपील करने वाला व्यक्ति अधिवक्ता हो वो भी वहां मौजूद है। इसमें किसी को अगर फ्रेश मैटर होता है तब आप होता है कि आप नए सिरे से नोटिस दे सकते हैं। लेकिन जहां तक
लेकिन जहां तक मुझे न्यायिक कार्रवाई की जानकारी है, अगर कोई मामला सुना हो सकता है, जहां तक मैंने न्यायिक कार्रवाई को जाना है, उसमें अगर किसी मामले की सुनवाई हो रही है और न्यायालय ने कोई नई तिथि दी किसी दूसरी कोर्ट में भी, अगर वो तो नई डेट पर किस कोर्ट में जाएगा, उस दिन जो कोर्ट होगी उसके पास जाएगा। अगर जुरिसडिक्शन कोर्ट का बदल गया तो निश्चित स्वाभाविक सी बात है कि नई कोर्ट में जाएगा। तो केवल इस बिना पर न्यायालय नहीं सुनना चाहता, न सुने, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार नोटिस की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी पंकज जी, आप ही के पास आ रहा हूं, प्लीज। बिल्कुल, उसमें क्या होता है, जो कोई भी एपेक्स कोर्ट है उसके लिए फ्रेश केस नहीं है, ये कंटिन्यूटी का केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए नया केस है ये। जब तक आप सामने वाली पार्टी को चार्जशीट नहीं देंगे, अगर केस एडमिटेड है सर, नया केस है। मैं तकनीकी रूप से नहीं, मैं पूरा वकील से पूछ के बात करके बता रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये फ्रेश केस है, इसके अंदर नोटिस जारी होगा। मैं जो बता रहा हूं केस मैं एज्यूम पे बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अलग प्रोसीजर होती है, सुप्रीम कोर्ट की अलग प्रोसीजर होती है, और हाई कोर्ट की एक अलग प्रोसीजर होती है। यदि हाई कोर्ट में ये केस चलता रहता है, जैसे 432 दिन की बेल लटकी रही, आपको मालूम है, जो 432 दिन में 5 बार जज बदल गया, हर बार बोला कि नए सिरे से सुनवाई होगी। किसी ने ये नहीं बोला कि हम पीछे वाले को जो सुन चुके हैं। ये होता है एपेक्स कोर्ट्स में तो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास में जो बीएनएस आया था, बीएनएस का तो आपने बोला ही था कि हम हर मुकदमे को टाइम फ्रेम के अंदर डिस्पोज अप कर देंगे। बीएनएस को आए भी तो 2 साल हो रहा है ना। बिल्कुल है ना। तो इसमें समस्या ये है कि बीएनएस के को भी वो लागू नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि जिन जजों को बैठाया जा रहा है, दिल्ली में एक जज है, वो बीजेपी का लीगल सेल का प्रदेश का अध्यक्ष था, उसको जनवरी में शपथ दिलवा दी गई हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में जिनने शपथ ली है वो बीजेपी की महाराष्ट्र की प्रवक्ता है। अब आप ऐसे लोगों से, ये जो 2 जज हैं, इनका बैकग्राउंड भी वही है। देखिए, रजिस्टर में जो गड़बड़ है कि आप बताइए कि आपने एक साथ 4 लोगों की एक केस में FIR 59 है, वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी ऑफ डेली राइट, FIR 59 को लेकर 4 बेल एप्लीकेशन जी प्लीज, एक चीफ जस्टिस के पास लगा दी उन्होंने। यह रजिस्ट्री की प्रॉब्लम है। और ये ना, या जानबूझ करके किया जा रहा है, या क्या सोच समझ के किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है कि सबको अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें तो करनी है, लेकिन उसमें डिसीजन लेने के लिए चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं? अकेले ये मसला नहीं है। हम डेली राइट्स की बात कर रहे हैं, भीमा कोरेगांव में आप क्या कर रहे हो? वहां भी 5 साल हो गए। झारखंड में रूपेश कुमार सिंह है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो 3 साल से अधिक समय से केवल UAPA इसलिए जेल के अंदर है। आपको बताएं, आप सुनील भाई, आपको बताऊं, नईम खान कश्मीर के 8 साल से जेल में है। और सबसे बड़ी चीज ये है, उनके लिए रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि उनकी पर्सनल प्रेजेंस नहीं होती है कोर्ट में, और वो अपने परिवार से फोन पे बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे कम से कम 20 लोग हैं इस जेल, मैं जानता हूं जिनको इस जेल के अंदर, और पूरे रूल बने हुए हैं उसके अंदर कि हर हफ्ते में आप परिवार से बात कर सकते हो, हर हफ्ते में एक बार आप वीडियो कॉल कर सकते हो, सब कुछ फैसिलिटी, लेकिन उनके लिए नहीं है। और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, पिछले 1 महीने से जबलपुर हाई कोर्ट में एक केस हमारा है, हर बार लिस्टिंग में आता है हर हफ्ते, और उसमें नंबर नहीं आता है। जी, ये बड़ा दुर्भाग्य, पूरा तंत्र की जो दुर्गति कर रखी है इन लोगों ने। अब आप सोच रहे थे कि एक बार नंबर आया, बोल दिया कि आईओ नहीं आया है इसलिए नेक्स्ट डेट दे दो, और आईओ नहीं आया, उसकी नेक्स्ट डेट का 1 महीना हो गया, आज की तारीख तक नंबर नहीं आया।
जी बिल्कुल, और शर्मनाक बुरा हाल। स्थिति है। आप शर्मनाक। सोचिए कि अभी एक लिस्ट निकली है कि 200 से ज्यादा ऐसे केसेस देश में जो 50 साल से पेंडिंग है। 20 साल से पेंडिंग केसों की संख्या तो 40,000 से ऊपर है। ये अभी 7 दिन पहले की लिस्ट पूरी है, कोर्ट के सामने पेश की गई है। जी ये चलिए, पेंडिंग क्यों होते हैं? बेल जी, इज जी रूल, राजीव। बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, कहते तो यही लेकिन ये थे। जज साहब तो उल्टा कह चुके हैं। जी ये जो जज साहब है, अभी 15 दिन पहले फैसला इन्होंने वो गुरलीन कोर्ट के मामले में उल्टा दिया है कि इन यूएपीए बेल इज एक्सेप्शनल, जेल इज रूल। चलिए हाँ, ये इन्होंने जी। लिखित ऑर्डर किया अभी 15 दिन पहले ही है। जी इनसे क्या उम्मीद की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विचारणीय प्रश्न है। इस बीच नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने भी एक काउंटर एआई जनरेटेड वीडियो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर बना दिया है और बहुत ही घटिया वीडियो बनाया है, बहुत घटिया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप कीचड़ में पत्थर मत मारा कीजिए, थोड़ा आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इससे बाहर निकल के जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, जनमानस, जिस बात को बार बार आप आवाज सुन रहे हैं। शकील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए जी प्लीज। ये एक लास्ट बात, अगर कांग्रेस ये वीडियो नहीं बनाती मोदी जी की माता जी का, तब भी ये बनता, और इससे पहले भी सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, इंदिरा जी के, नेहरू जी के ऐसे वीडियो और फोटो बन चुके हैं। इसलिए कांग्रेस ने बनाया, इसलिए बीजेपी ने बनाया, ये थोड़ी ठीक बात नहीं है। बीजेपी ऐसा करती रही है, बीजेपी ऐसा करती रहेगी। बीजेपी करती रहेगी, ठीक है, आप मत कीजिए, वो करती रहेगी, इसलिए हम भी वही करें, ये ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है कि उनको करने दीजिए। हम तो देख रहे हैं इतिहास, भाई आप हर दूसरे दिन नेहरू जी को लेके चले आते हैं, हर दूसरे दिन लेके चले आते हैं नेहरू जी को, हर दूसरे दिन राहुल गांधी और राहुल गांधी की माता जी, उनके खानदान, उनकी बहन। आप सोच लीजिए कि प्रियंका गांधी को लेकर क्या क्या नहीं बोला है, आज ही बयान आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब ये इस लेवल पे अगर बीजेपी इस पिच पे खेलती है और खेलना चाहती, खेलने दीजिए। संविधान हाथ में लेकर जब राहुल गांधी निकले तो 240 पे सिमट गए और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पे सिमट जाते हैं अगर वोट चोरी नहीं करते। तो ये मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी में इतनी हिम्मत थी कि अपनी दूसरी यात्रा उन्होंने मणिपुर से उसकी शुरुआत की, जिस मणिपुर में सड़कों पे जाने में उस समय डर लगता था, उस मणिपुर से उन्होंने उसकी शुरुआत की। तो ये एक सामाजिक मुद्दे की बात उन्होंने की, सामाजिक न्याय की बात की। अब वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक, संसद तक घेरा जा रहा है। ऐसे में उनको जो करना है उनको करने दीजिए। मूल मुद्दे जहां जेन जी प्रभावित हो रहा है, जहां नौकरियां नहीं हैं, अगर नौकरियां मांगी या संविदा नियुक्ति वाले लोग हैं वो अगर सड़कों पे निकलते हैं, तो आप देख लीजिए परसों कैसे बिहार में पिटाई हुई है, तुड़ाई हुई है, बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के, क्या पुरुष क्या महिला। तो ये जो चीजें हैं इसको उजागर करें, ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना है।